अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। सदर ट्रंप अमरीकी ज़राए अबलाग की रिपोर्टिंग पर बरहम। इस पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। आज के शो में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जारी कार्रवाई वाशिंगटन में कैसे देखी जा रही है। अफगान रोबोटिक्स टीम का वाशिंगटन में वालिहाना इस्तकबाल। और आईफा अवार्ड्स के ग्रीन कारपेट से सेलिब्रिटीज की चटपटी बातें। We're all here just to work and the work is what matters. शुरू करते हैं पाकिस्तान से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स मामले पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट सामने आने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके अहल खाना के खिलाफ करप्शन केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। इस बारे में मज़ीद बात करते हैं हम अयाज गुल से, जो बज़रिया फ़ोन हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। अयाज अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो समाअत हुई उसमें क्या पेशरफ्त हुई और इस जो आज आउटकम सामने आई है इसके बारे में इस्लामाबाद में क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, जो 3 रुकनी बेंच है, इम्प्लीमेंटेशन बेंच, जो पनामा केस के बाद बना था इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि जो भी जजमेंट आएगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए, तो आज उसकी पहली बाज़ाब्ता समाअत थी और जिसमें JIT की रिपोर्ट पेश होने के बाद उस पे जो फरीकैन को एतराज़ात थे या उनके अगर कोई दलाइल थे तो वो सुने गए हैं। और इस सिलसिले में आज जो तीनों दरख्वास्त गुजार थे, जैसे PTI इमरान खान की, शेख रशीद साहब जो हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, और इसी तरह जमात इस्लामी, उनके वकला ने फौरी तौर पर अपने दलाइल भी मुकम्मल कर लिए, जिसके जवाब में जो शरीफ फैमिली और हुकूमत की तरफ से ख्वाजा हारिस जो वकील हैं उन्होंने अपने इब्तिदाई दलाइल दिए हैं जो कल भी जारी रहेंगे। जी, आज तो ये हो गया, अब कल की समाअत में क्या मुतवक्के है? कुछ बात आगे बढ़ेगी, और अगर बात आगे बढ़ेगी तो क्या इस हफ्ते में ये मामला हल होता नजर आ रहा है? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो हुकूमत की टेक्निक है या जो उनके टैक्टिक्स हैं कि ये शायद मामला अभी कुछ दिन चलेगा, क्योंकि आज उन्होंने जो हुकूमती वकील थे उन्होंने JIT की तश्कील और उसकी कानूनी हैसियत को चैलेंज कर दिया है। इससे ये जाहिर होता है कि हुकूमती वकला अभी इस मूड में नहीं है कि वो JIT के अंदर जो उसकी तफसीलात और हकाइक जो सुप्रीम कोर्ट को पेश किए गए हैं वो अभी उस पर दलाइल देने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि तकनीकी लिहाज से JIT की तश्कील को खुद उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि ये एक गैर कानूनी बॉडी थी जिसने जो भी काम किया है वो अपने जो लिमिटेशंस थी उससे तजावुज़ करके किया है। सही अयाज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट्स दी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट और उसके बारे में होने वाली आज समाअत की। थैंक यू सो मच। गुज़िश्ता साल अप्रैल के शुरू में वाशिंगटन में कायम एक सहाफ़ती तंजीम इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने पनामा की एक फर्म मोसेक फोंसेका की 1 करोड़ 15 लाख दस्तावेज़ पर 1 साल तहकीक के बाद पनामा पेपर्स के नाम से एक ऑनलाइन रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके बच्चों के नाम भी शामिल थे। इस वक्त हमारे साथ हैं वाशिंगटन के वुडरो विल्सन सेंटर के तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन। पाकिस्तान की सियासत में तूफान बर्पा करने वाले पनामा स्कैंडल को यहाँ वाशिंगटन में कैसे देखा जा रहा है, यही मौजू होगा हमारी आज की गुफ्तगू का। माइकल, वेलकम टू व्यू 360। सो द पनामा गेट स्कैंडल इज ह्यूज इन पाकिस्तान। व्हाट अबाउट द पॉलिसी सर्कल्स इन वाशिंगटन? Are they observing it very closely? They are, in fact, because there's a big series of meetings happening this week in the White House to review the Pakistan policy. The hope is to come up with a new policy relatively soon. So there are a lot of meetings this week, which means that people are really paying attention to this situation more so than would have been the case a few weeks ago. So Washington के जो policy circles हैं उनमें बहुत तवज्जो दी जा रही है पाकिस्तान के पनामा गेट इशू को, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग्स होगी वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में, जिसमें पाकिस्तान से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी पर बात की जाएगी। तो पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त वाशिंगटन में भी बहुत अहमियत रखती है। So political instability in Pakistan, how could this affect Pakistan-US relations at this point? Well, I think the Trump administration wants to deal with someone that it knows, so to speak. Nawaz Sharif has been in power for a few years, so if he were to go, that would not be good for an administration that's still trying to get a sense of how it wants to run its relations with Pakistan. At the end of the day, the Trump administration, as many other U.S. administrations, deals with the military when it comes down to it. When the biggest decisions have to be made, relations are very important in the sense that they occur with the military. But still, I think that in Washington, the hope is that
Nawaz Sharif will get through this major challenge to his political future. सो वाशिंगटन में कम से कम ये तसलसल टूट जाएगा अगर पाकिस्तान में जिस तरह से सियासी गैर यकीनी या अदम इस्तेहकाम बढ़ता है और उसकी वजह से कोई बड़ी तब्दीली आती है, तो उससे यहाँ वाशिंगटन में, चूँकि जैसे हमने पहले भी बात की कि अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी पर गौर कर रहा है, तो अगर क़यादत में किसी किस्म की तब्दीली आती है तो वो ज़ाहिर है कि यहाँ पे भी अफेक्ट करेगी। लेकिन अमेरिका माजी में भी पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी डील कर चुका है, तो कुगलमैन का ये कहना है कि अपने तौर पे ताल्लुकात तो जारी रहेंगे, लेकिन हाँ पॉलिसी के एतबार से एक तसलसल का जो मामला होता है उसमें ख़राबी आएगी। Is there a sense of worry in Washington DC about what could happen in Pakistan? I think so, given what you have in Pakistan, a country that's very volatile, there's always instability. So I think the last thing that many people want here is another challenge in Pakistan, another distraction with the political situation like this. So I think there is a fair amount of concern, but let's be realistic that this administration here in Washington is thinking about a variety of foreign policy challenges, and Pakistan, as serious as it is not as serious as some of these other things going around the world. So I think it's important to be realistic in that sense. So चूँकि पाकिस्तान में माजी में भी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल रही है सियासी एतबार से, इसलिए माइकल कुगलमैन का ये कहना है कि बहुत सरप्राइज़ नहीं होगा, यहाँ पे शॉकिंग डेवलपमेंट नहीं होगी वाशिंगटन डीसी के लिए अगर पाकिस्तान में कोई तब्दीली आती है। और दूसरी बात ये भी है कि बहरहाल पाकिस्तान की सूरत हाल दुनिया के बहुत से दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बेहतर है, तो वाशिंगटन डीसी में परेशानी तो है इस बारे में कि पाकिस्तान में आगे क्या होता है, ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन बहरहाल अगर रियलिस्टिक तरीके से हकीकत पसंदाना अंदाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे नहीं है। What about the image of Pakistan? Has this whole event affected Pakistan's image negatively in Washington DC? It already has a very negative image, and it doesn't take much to make it even more negative. So I would argue that many on Capitol Hill that think that aid should be cut, and those around town that think that we should not have a deep relationship with Pakistan will say, well, look, here's another crisis, another corruption scandal. We really need to be careful and keep our distance from a country like this. But at the end of the day, as I say, Pakistan's image in this town was already quite negative. So, you know, it wouldn't really take much to make it even worse, which I think is a shame, because I think that there are a number of positive things that have come out of Pakistan over the last few years, whether you talk about more economic growth or other things like that. So it's a shame, in a sense, that you have this crisis right now. तो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि पाकिस्तान का इमेज चूँकि वाशिंगटन डीसी में पहले ही बहुत मस्बत नहीं है, इसलिए इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनकी वजह से इमेज मज़ीद ख़राब ही होगा, बेहतर नहीं होगा। अगरचे पाकिस्तान से बहुत सी अच्छी ख़बरें भी आती हैं, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है, तो उसके बावजूद जो लॉबी यहाँ पे, जो थिंक टैंक्स हैं यहाँ पे, जिनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद सख्ती से देखा जाना चाहिए, उनको शायद मज़ीद तक़वियत मिले, जो कि माइकल कुगलमैन की नज़र में एक अफसोसनाक डेवलपमेंट होगी। थैंक यू सो मच माइकल, वी रियली अप्रिशिएट यू कमिंग टू व्यू 360 एंड गिविंग अस योर इनसाइट, रियली अप्रिशिएट दिस। एंड नाउ विल गो बैक टू साकिब। थैंक यू सारा। और सियासी गहमा गहमी की बात हो रही है तो इस वक्त ये पाकिस्तान के मंजरनामे पर ही नहीं, वाशिंगटन में भी जारी है, जहां गुज़श्ता साल के इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत के बारे में जारी तहकीकात में नया मोड़ उस वक्त आया जब सदर ट्रंप के बेटे ने इंतखाबात से पहले एक रूसी वकील से मुलाकात का इतराफ़ किया और इस बारे में ईमेल पर होने वाली गुफ्तगू सोशल मीडिया पर आम कर दी। लेकिन सदर ट्रंप इस बारे में अमरीकी ज़राए इबलाग की रिपोर्टिंग पर नाला नज़र आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात लेते हैं कैपिटल हिल पर मौजूद नीलोफर मुगल से। तो नीलोफर, क्या कहना है सदर ट्रंप का और वाशिंगटन में इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? जी साकिब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से एक मरतबा फिर खबरों में है। उन्होंने गुज़िश्ता साल अमरीकी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने साहबजादे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एक रूसी वकील के दरमियान मुलाकातों की खबरों से मुतालिक एक ट्वीट में कहा है कि अमरीकी मीडिया जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रहा है और ये कि उनके बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मज़ीद जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। My son is a wonderful young man. He took a meeting with a Russian lawyer, not a government lawyer, but a Russian lawyer. लेकिन मालूम हुआ है कि रूसी इंटेलिजेंस से मुमकिन ताल्लुकात रखने वाले एक रूसी अमरीकी लॉबियस्ट ने जून 2016 की मीटिंग में शिरकत की थी और ट्रंप जूनियर के मुतनाज़े बयानात तफ्तीश मांगते हैं। उन्होंने पहले कहा कि ये मुलाकात हुई ही नहीं, फिर उन्होंने कहा ये इंतखाबात से मुतल्लिक थी, फिर उन्होंने तस्लीम किया कि ये हिलरी क्लिंटन से मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के बारे में थी। इसके अलावा मीटिंग में कौन था उन्होंने जाहिर नहीं किया, लिहाजा हम कोई भी ऐसी चीज़ तस्लीम नहीं कर सकते जो डोनाल्ड जूनियर या सदर कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने खुद कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके बावजूद इसमें से कुछ भी कानून के खिलाफ नहीं हुआ।
ट्रंप की कानूनी टीम ने जोर दिया है कि सदर अपने बेटे की इस मुलाकात के बारे में जानते तक नहीं। ट्रंप जूनियर को गुज़िश्ता हफ्ते सेनेट की कमेटी के सामने समाअत के लिए बुलाया गया। I'm more than happy to be transparent about it, and I'm more than happy to cooperate with everyone. दूसरी जानिब सेनेटर जॉन मैकेन की गैर मुतवक्को सर्जरी के बायस रिपब्लिकन्स के हेल्थ केयर मंसूबे पर वोटिंग एक बार फिर मुअख्खर हो गई है। रिपब्लिकन्स को मुत्तहिदा डेमोक्रेट्स की मुखालफत में हर हाल में हाँ के वोट दरकार हैं। निस्फ दर्जन रिपब्लिकन्स इस हफ्ते इस मामले पर हिमायत या इख्तिलाफ का ऐलान कर सकते हैं, जब कांग्रेशनल बजट ऑफिस इस मंसूबे के कवरेज पर असरात और अखराजात की तफसीलात जारी करेगा। और दूसरी जानिब वाशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज़ के एक ताज़ा जायज़े में बताया गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में खासी कमी आई है। यानी उनकी मकबूलियत जो है अपनी मुद्दत सदारत अपने ओहदे सदारत की पहली मुद्दत पे गुज़िश्ता सदूर के मुकाबले में इंतहाई कम है। जी साकिब। नीलोफर मुगल हमें कैपिटल हिल से वाशिंगटन के सियासी मंजरनामे की अपडेट्स दे रही थी। थैंक यू नीलोफर। और स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रॉजर फेडरर 8वीं मरतबा विंबलडन जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनके करियर की हाईलाइट्स आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और बहुत से दिलचस्प वीडियोस और फीचर्स भी मौजूद हैं। और अब देखते हैं वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले कुछ अहम और दिलचस्प वाक़यात की झलकियाँ। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने गुज़िश्ता साल होने वाली बगावत की कोशिश की मुज़ाहमत में हलाक होने वाले 250 अफराद की यादगार की इफ्तिताही तकरीब में कहा है कि मुल्क में इमरजेंसी जारी रखने का फैसला मुल्क की सिक्योरिटी की मुशावरती टीम करेगी। वेनेजुएला में अपोजिशन की जानिब से सदर निकोलस मडोरो के इख्तियारात के हवाले से किए जाने वाले गैर सरकारी रेफरेंडम में 70 लाख से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया, जिसमें 98% अफराद ने सदर मडोरो की हुकूमत को गैर कानूनी करार दिए जाने के हक में वोट दिया। अमरीकी रियासत एरिज़ोना के तफरीही मकाम दरियाए वर्दे में सैलाब में डूबकर 9 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि एक 13 साला बच्चे की तलाश अब भी जारी है। हादसा उस वक्त पेश आया जब लोग तफरीह की गर्ज से दरिया में तैर रहे थे। दुनिया भर में लफ्जों के बगैर जज्बात का इजहार करने वाले इमोजीज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हजारों अफराद ने एक साथ इमोजीज का भेस बदल कर इकट्ठे होने का पहला गिनीज रिकॉर्ड बना लिया। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस साल के पहले 6 माह के दौरान अफगानिस्तान में खुदकुश हमलों के नतीजे में 1,500 से ज़्यादा अफराद हलाक, जबकि 3,500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इनमें 40% अफराद घरेलू साख्त के बमों के नतीजे में हलाक या ज़ख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की क़यादत करने वाले तादामीची यामामोतो ने कहा है कि ऐसे धमाका खेज़ मवाद का बेतहाशा इस्तेमाल इंतहाई तशवीशनाक है और इसे जल्द ख़त्म होना चाहिए। इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान होने वाली 43% हलाकतों के लिए तालिबान और 5% के लिए दाइश के जंगजू जिम्मेदार हैं, जबकि 19% हलाकतों की जिम्मेदारी हुकूमत मुखालिफ नामालूम क़ुव्वतों पर आयद की गई है। और दूसरी जानिब अफगान तालिबात की रोबोटिक्स टीम का वाशिंगटन में पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस टीम को वीज़ा दिलाने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप को बराह रास्त मुदाखलत करना पड़ी थी। काबुल में अमरीकी सफारत खाना उनकी वीज़ा दरख्वास्त 2 मरतबा मुस्तरद कर चुका था। वाशिंगटन के डैलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनकी आमद के मौका पर हमारी साथी शहनाज नफीस भी मौजूद थी। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। अफगान तालिबात की ये रोबोटिक टीम जुमे को रात गए अमेरिका पहुंची। इनको खुशामदीद कहने के लिए अफगान सफारतकार और अमेरिका में मुकीम अफगान कम्युनिटी
پھولوں کے گلدستوں کے ساتھ ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ مقابلے میں حصہ لینے والی یہ افغان سٹوڈنٹس انتہائی خوش اور پرجوش نظر آ رہی تھی۔ میں انتہائی خوش ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں۔ پہلے ہم بہت خفا تھے، مایوس تھے کیونکہ ہمیں یہاں آنے کی امید نہیں تھی، لیکن اب بہت خوش ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں، ہمارے روبارٹس بھی منفرد ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم مقابلہ جیت جائیں گے۔ امریکہ کے لیے افغانستان کے سفیر حمداللہ محب بھی ان سٹوڈنٹس کا خیر مقدم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لڑکیوں کو افغانستان میں صلاحیت کے اظہار کے مواقع حاصل ہیں۔ ہم ان کو یہاں اس مقابلے میں شرکت کے لیے آتا دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی سفیر ہیں اور یہ افغانستان کی وہ تصویر پیش کر رہی ہیں جس سے شاید دنیا پوری طرح آگاہ نہیں ہے۔ اس سے دہشت گردوں کو بھی پیغام جاتا ہے کہ وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتے، وہ کبھی نہیں جیت سکتے۔ 3 روزہ روبوٹکس مقابلے کا آغاز اتوار کو واشنگٹن ڈی سی میں ہو چکا ہے۔ اس مقابلے میں افغانستان اور پاکستان سمیت 150 سے زیادہ ممالک کے اسٹوڈنٹس حصہ لے رہے ہیں۔ اس کا مقصد دنیا بھر میں سائنس، حساب، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے مضامین سے دلچسپی میں اضافہ کرنا ہے۔ افغان طالبات کی شرکت پوری دنیا کے لیے ایک نوید ہے، کیونکہ ایک نیا اور روشن خیال افغانستان بڑی تیزی سے جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو رہا ہے۔ شہناز نفیس، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور ہمارے ہفتہ وار سیگمنٹ میڈ ان پاکستان میں آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسے پاکستانی سے جس کے حوصلے کو معذوری بھی شکست نہ دے سکی۔ آصف پٹیل بینائی سے محروم ہونے کے باوجود ایک کامیاب میکینک ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کی ہمت کی کہانی انہی کی زبانی۔ آنکھوں کا نور نہیں تو کیا ہوا، دماغ ہاتھ ہے نا۔ عظمت و ہمت کی مثال یہ ہے کراچی کا رہائشی 44 سالہ آصف پٹیل، جو بینائی سے محروم لیکن غیر معمولی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ کلر تو اس کا پورا گاڑی کا چینج ہوا ہے، گیسکٹ وغیرہ جل گئی، ہیڈ کریک ہو گیا، ہیڈ چینج کریں گے۔ ادھر یہ سلپ پہ نشان آیا ہوا ہے یار، فرسٹ کلاس کام کیا ہوا ہے پوری گاڑی پہ۔ کراچی کے علاقے لسبیلا میں ان کا اپنا ورک شاپ ہے۔ گاڑی میں کوئی بھی فالٹ پکڑنا آصف پٹیل کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ بچپن سے ہی کھلونے کھولنے اور پھر انہیں جوڑنا آصف پٹیل کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ گاڑی کے انجن میں خرابی کیسے ڈھونڈ لیتے ہیں؟ فالٹ ڈائگنوز کرنا یہ ہوتا ہے گاڑی کی ڈرائیو کر کے اور اس کی آواز کو سن کے نا، باقی اگر نظر سے کوئی دیکھ کے بولے تو وہ بیکار بات ہے۔ آپ اس کو دیکھ کر گاڑی کا فالٹ ڈائگنوز نہیں کر سکتے۔ ہاں آئل کی لیکیج ہے، پانی کی لیکیج ہے، فیول لیک ہے تو وہ دیکھنے والی بات ہے۔ باقی اگر کوئی ایسا فالٹ ہے جس سے گاڑی پرابلم کر رہی ہے تو وہ آپ کو ساؤنڈ سن کے پتہ چلے گا۔ آصف پٹیل میں غضب کا اعتماد ہے۔ یوں تو دیکھے بغیر گاڑی چلانا حادثے کو دعوت دینے جیسا ہے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں گاڑی بھی چلائی اور وہ بھی بغیر بریک کی۔ 1986 کے اندر میں بغیر بریک کی فاکسی چلا کے سبزی منڈی سے لایا ہوں بھائی۔ تو اب یار یہ اگر سوچوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اب عقل اس چیز کو مانتی نہیں ہے کہ میں نے جو کیا یہ غلط کیا۔ ورک شاپ پر کام کرنے والے آصف پٹیل کو دیانتدار انسان اور اپنا استاد مانتے ہیں۔ آصف بھائی کو دیکھتے ہیں تو اس بات میں بڑا فخر ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کا استاد جو ہے وہ بلائنڈ ہے، وہ کام کرتا ہے اور بڑی گاڑیوں کا کام کرتا ہے، تقریباً ہر قسم کی ٹیکنالوجی کا کام کرتا ہے۔ تو جب ایسا ہوتا تو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ آصف پٹیل کی زندگی ان تمام افراد کے لیے ایک مثال ہے جو کسی بھی جسمانی معذوری کو کمزوری بنا کر مایوس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے معاشرے میں فعال شہری کا کردار ادا کرنا ممکن نہیں۔ میڈ ان پاکستان آپ نے دیکھا، اب بات کرتے ہیں کچھ بھارتی فلم انڈسٹری کی، جس کے 18ویں سالانہ آئفا ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریب اس ویکینڈ پر امریکی ریاست نیو جرسی میں منعقد ہوئی۔ بالکل سارا، اور جہاں بہترین اداکار کا ایوارڈ حاصل کیا شاہد کپور نے، جبکہ بہترین اداکارہ قرار پائیں عالیہ بھٹ، اور دونوں کو یہ ایوارڈز ملے اپنی فلم اڑتا پنجاب میں پرفارمنس پر۔
और इस मौके पर बॉलीवुड की अहम शख्सियात ग्रीन कारपेट पर नजर आईं और तमाम सेलिब्रिटीज़ का यही कहना था कि आईफा की तकरीबात के लिए अमेरिका आना उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और इन फिल्मों के फैंस के लिए भी ये बहुत ही एक्साइटिंग मौका था क्योंकि उन्हें अपने पसंदीदा अदाकारों को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। और अवार्ड्स से कबल कॉन्सर्ट की तकरीबात में हज़ारों अफराद ने शिरकत की और स्टार्स को स्टेज पर परफॉर्म करते देखा। आईफा अवार्ड्स हर साल भारत से बाहर मुनक्किद किए जाते हैं ताकि बॉलीवुड की मकबूलियत में बैरून मुल्क में भी इजाफा किया जाए और अमेरिका में ये अवार्ड दूसरी मरतबा मुनक्किद हुए। अच्छा, बॉलीवुड स्टार्स को मशवरों की तो कोई कमी होती नहीं है। जब मैंने ग्रीन कारपेट पे आलिया भट्ट और वरुण धवन से पूछा कि वो किसकी सुनते हैं और हर वक्त स्पॉटलाइट में होने से घबराते हैं या नहीं, फिर उन्होंने क्या कहा आप भी देखिए। स्क्रूटिनी तो आई थिंक आई डोंट नो, आई थिंक एज लॉन्ग एज, मेरा ये मानना है कि एज लॉन्ग एज लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं वो ठीक है। जब बात करना बंद करेंगे तब मेरे को डर लगेगा। So even bad publicity is good publicity? There's no publicity. Just talk about me and I'll be fine. Good or bad. कोई भी प्रोजेक्ट पिक करने से पहले अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करती हैं? I think I mean the only parent who I really consult is Karan. क्योंकि वो ही ऐसे it started off like that कि जब मैं उन्हीं की एडवाइस लेती थी and I think that's the way it will go. I'll only take Karan's advice when I'm choosing my films. दूसरों की एडवाइस मांगते हैं या खुद ही डिसाइड करते हैं? नहीं, मैं मांगता नहीं हूँ, पर दूसरे एडवाइस देते हैं। अभी लेना नहीं लेना, यू डिसाइड ऑन द एडवाइस। लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या करते हैं आप, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट? मेरे लिए मेरे पेरेंट्स बहुत अहमियत रखते हैं एंड दे कीप मी ग्राउंडेड, सो डेफिनेटली आई वैल्यू दैट दे आर विद मी, दे हियर विद मी एंड आई वैल्यू दैट अ लॉट। और कभी फैमिली का सोचते हैं कि शादी हो, बच्चे हो, कभी उस डायरेक्शन में सोचते हैं या नहीं? वो सब लोग सोचते हैं, बट अभी फ़िलहाल वक्त नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, बट ऑब्वियसली फ्यूचर में सोचना पड़ेगा और सोचूंगा तब, अभी नहीं। सारा शादी का मशवरा तो अभी वरुण ने नहीं लिया, लेकिन मशवरों के साथ साथ स्टार्स को तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो कटरीना कैफ तनकीद को कैसे लेती हैं और उभरते हुए स्टार सुशांत सिंह राजपूत किससे इंस्पायर होते हैं, उन्होंने हमें बताया। आइए देखते हैं। We're all here just to work, and the work is what matters, you know. So whether it's our films, whether it's our performances, whether it's an amazing show like IFA, I enjoy what I do, as you know, as every woman does. I think they take pride in their work, and I enjoy what I do and try and do the best I can. And how do you deal with criticism? Same way you deal with compliments. You should hear it, accept it, understand it, move on. सुशांत, अपने करियर में कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को, इंडस्ट्री में किस मकाम पे देखना चाहते हैं? मैं फ्यूचर ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। मैं आज के बारे में सोचता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझसे इतना खूबसूरत सवाल पूछ रहे हैं तो मैं क्या बताऊँ। तो आई एम राइट नाउ राइट हियर 100%। किसी भी फिल्म को साइन करने से पहले कैसे जज करते हैं, क्या क्राइटेरिया? दो चीज़ें हैं, एक तो कहानी अच्छी होनी चाहिए, अगर मुझे सुनने में अच्छी लगे तो मुझे बताने में अच्छी लगेगी, और दूसरा ये कि मुझे कुछ ऐसा हो जो मुझे पता नहीं हो कि कैसे करना है, और that not knowing how to do it is why I do it. और सुशांत ने ये भी बताया कि वो सिर्फ अपने काम से ही इंस्पायर होते हैं और जो चैलेंजेस हैं उनसे वो इंस्पायर होते हैं। तो बहुत मज़ा आया। लेकिन ये बताएं मुझे ग्रीन कारपेट क्यों था? हाँ जी, ग्रीन कारपेट ये इसलिए है क्योंकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने का मैसेज देना चाहते हैं आईफा अवार्ड्स के मुंतज़मीन। तो वो इसको रेड कारपेट नहीं कहते, कुछ साल पहले उन्होंने इसका नाम ग्रीन कारपेट कर दिया। और ये ग्रीन कारपेट रात देर गए तक बिछा रहा, क्योंकि जितने भी इवेंट्स हुए 4 दिन तक ये फेस्टिवल जारी रहा न्यूयॉर्क में संडे तक, और रात को 3-3 बजे तक हम वहाँ मौजूद थे जब परफॉर्मेंसेस चल रही थी। बिल्कुल, और बहुत एक्साइटिंग इवेंट्स थे, लेकिन ये था कि लोग थोड़ा थक गए थे क्योंकि वो शाम 5 बजे से आके खड़े थे और 3 बजे रात के उन्होंने निकलना शुरू किया। लेकिन सलमान खान की खातिर लोग सुबह 3 बजे तक भी रुके रहे और उनकी परफॉर्मेंस वाकई बहुत। हम मजीद बात करते रहेंगे शो में, इस अवार्ड के शो के बारे में, सेलिब्रिटी से भी आपको मिलवाएंगे। बिल्कुल, ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें रहेगा इंतजार। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOUrdu, और हमें बताइए कि आप प्रोग्राम में क्या देखना चाहते हैं। कल इसी वक्त इसी जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। Come on. From battlefield to lab, Harvard bioengineer Kit Parker aims high
How come this thing doesn't go all the way up? A lieutenant colonel in the Army Reserve, Parker has served multiple tours of duty in Afghanistan. Now he's a man on a mission to improve protection for servicemen and women in the field, from better wound dressings to lighter weight bulletproof vests. And to think it all started with a cotton candy machine. The original idea I had was that I could make nanofibers with a cotton candy machine. With support from the National Science Foundation, Parker and his team are developing next-generation nanofibers to make new fabrics and materials for military use. So from clothing to wound dressings to packaging, this system is designed for that, and we can spin out fibers with a wide range of polymers, both natural and synthetic. They demoed the cotton candy approach for us, loading this machine with a liquid polymer. Instead of sugary strands, they whip out these thin threads. Yeah, they're thinner than a human hair. I mean, they're really small. This is polyester. It's meant to be friendly to the body, so for cells, and also stretchy. This might be used for any sort of like cardiovascular implant, or maybe even the wound healing application. There are other fibers out there, but Kevlar is a brand name in body armor. Parker's team also wants to put his nanothreads to work in Kevlar-like body armor. They add sulfuric acid to the mix to make strong, hard-shelled nanofibers for bulletproof vests. So you have more protection, and it's lighter. Then another technique that's basically inspired by how a cat laps milk up. I'm going to load the syringe with our polymer, PET. The very tip of this bristle will dip into the droplet that forms at the top of this needle and whip it around as it rotates. And that nanofiber will be collected straight at that target. We can make all these fibers that somewhere, I think it's 10 times greater than the other production methods that are used currently. Parker also recruits military veterans as part of his team. I love it. It's an exciting lab. There's all kinds of research here. He's a veteran. I'm a veteran. We have very similar visions with regards to research. Breeze, I'm just going to start taking stuff apart, all right? We run a pretty tight ship here in the laboratory. We bring maybe I bring a little bit of the same kind of intensity with which we lead in the military into the lab. Veterans are comfortable with that model. If I raise my voice at someone, they're more likely to laugh than to get their feelings hurt. But I think that with all the projects that we have, they're inspired from the battlefield. Parker expects that within a decade, nanofibers like these will be woven into standard-issue military garments. High-tech protection against enemy fire. Now there's an interesting spin. For Science Nation, I'm Miles O'Brien. VOA presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. The next story that I proposed was, photographing one of the most pristine places in the Indian Ocean. It's this tiny atoll called Basasta, India. This is all there is at high tide. That is it. It's this incredible place. It's in the cyclone belt, and of course, since you can't see it at high tide, there's shipwrecks everywhere. And the outer perimeter creates this almost bathtub-like lagoon. And this is a nursery ground for Galapagos sharks. Sharks and healthy reefs kind of go together because the sharks govern the ratio of reef fish, of algae, of sea urchins, and all those things. So sharks are critical for healthy coral reefs, and these reefs were in incredible condition. They're curious. Very, very curious. I've always known Galapagos as being very, very night active. So I also wanted to photograph them at night. And this is inside the lagoon on one of the coral reefs. And one of the most magical, 2 hours of my life, just watching these sharks like, moths to a flame. They're just kind of swimming in and swimming out. These images of this experience really just, gave me hope again that even though we've impacted our oceans in so many places, every time you get sort of despair overcomes you, Mother Nature just kind of taps you on your shoulder and goes, I'm still around. You just have to go there. And this is one of those places, etched into my memory forever, Basasta, India, and Europa Atoll. VOA, exploring the world around us.